आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है उस समाज को बदलना जो बदलना नहीं चाहता है, उस धारणाओं को बदलना, उस परंपरा को बदलना जिसे समाज सच मान चुका है। और आज इस वीडियो के बाद मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था की वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके घर में आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य, कोई दूसरा युवा बेरोजगार ना हो जाए, इस शिक्षा व्यवस्था का शिकार ना हो जाए। हम सब के लिए शिक्षा का मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। किसी के लिए शिक्षा का मतलब डिग्री है, तो किसी के लिए शिक्षा का पैमाना पैसा है, तो किसी के लिए शिक्षा उसकी पूरी व्यक्तिगत जिंदगी से तय होता है। लेकिन भारत की परंपराओं में और हमारे लिए शिक्षा का मतलब ये है कि आप समाज को वापस क्या दे रहे हैं, आप कितना पढ़े हैं, आपके पास डिग्री कौन सी है, आप पैसा कितने कमाते हैं, इससे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने ये होने चाहिए कि जो व्यक्ति समाज को वापस कुछ दे रहा है वो निश्चित तौर पे एजुकेटेड है, उसके पास निश्चित तौर पे ज्ञान है। लेकिन भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए आपको मैं इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ जो लागू तो आज से 200 साल पहले हुआ, 300 साल पहले हुआ, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी उसे आज भी लागू करके रखा हुआ है। अंग्रेजों ने जब भारत को अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो उन्होंने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि भारत के लोगों को हम किस तरीके से गुलाम बना सकते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस सर्वे के बाद टीवी मैकॉले ने कहा कि हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा कि भारत के लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, भारत के लोग अपना अन्न खुद ही उगाते हैं और घी बहुत ज़्यादा खाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोग आर्थिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, भारत का मसाला, भारत का स्टील, भारत का लोहा, भारत का कपास पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जाता है और उससे भारत के लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न हैं। और मानसिक रूप से भारत के लोग इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि भारत के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इतने रहते हैं, पूरा का पूरा गांव एक परिवार के जैसे रहता है। कोई अगर जाता है अतिथि के रूप में पूरा गांव उसकी स्वागत करता है। और यकीनन दोस्तों ये सच्चाई है। अगर आप अपने पूर्वजों से किसी के बारे में अगर पूछेंगे, बात करेंगे, तो ये सच्चाई है कि उस समय में रास्ते पर एक भी भिखारी नहीं होता था। उस समय में किसी मंदिर के बाहर कोई भिखारी नहीं बैठा करता था। अगर कोई अतिथि किसी के घर पे जाते थे तो पूरा गांव उसका स्वागत करता था और पूरा गांव उसे खाना खिलाता था। भारत के लोग इतने ज़्यादा सक्षम थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि फिर हम किस तरीके से भारत को गुलाम बना सकते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें भारत को शारीरिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए पूरे भारत में उन्होंने शराबे, लिक्विड शॉप खोल दी, दारू की ठेके खोल दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के लोग आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा संपन्न हैं तो किस तरीके से हम भारत को गुलाम बना सकते हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है वो गुलामी कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों को गुलाम नहीं बना सकते, हम एक कंपनी बनाते हैं और जिस कंपनी को लेकर हम जाएंगे और कहेंगे कि हम आपका सामान अच्छे दाम पर खरीदना चाहते हैं और हम यहीं पर आपको पैसा देने को तैयार हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई और यहाँ पर रियासतों में, प्रांतों में जो राजा उस समय में होते थे उनको कुछ पैसे खिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाया गया। उसके बावजूद अंग्रेज भारत के लोगों पे शासन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें गुलाम बनाने में नाकाम साबित हो रहे थे, क्योंकि भारत के लोग मानसिक रूप से इतने मजबूत थे कि वो अंग्रेजों का शासन को कबूल नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि हमें एक ही तरीके से हम भारत पे रूल कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा है कि वी हैव टू डिस्ट्रॉय द एजुकेशन मॉडल ऑफ इंडिया। हमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना होगा, उसी से हम सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को अपना गुलाम बना सकते हैं। उस समय की शिक्षा व्यवस्था, आपको जानकर गर्व होगा कि उस समय में ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। उस समय में छोटे बड़े गुरुकुल्स होते थे। और गुरुकुल वो नहीं जो आप समझ रहे हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे आश्रम कहते हैं। गुरुकुल वो होता था जिसमें 200 से लेकर 20,000 तक किसी किसी गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। और गुरुकुल में 5 सालों तक के लिए कोई किसी भी बच्चे को 5 साल तक नहीं लिया जाता था, चाहे वो राजा का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो। 5 साल तक गुरुकुल में एंट्री किसी भी बच्चे की नहीं थी। और जब 5 साल के बाद बच्चे गुरुकुल में जाते थे तो उन्हें 2 साल तक ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाता था।
उन्हें 2 साल तक बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था, उन्हें 2 साल तक कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। 2 साल तक उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाता था, उसे खेलने दिया जाता था। 2 साल के बाद उस बच्चे की इंटरेस्ट पता चल जाती थी कि ये इस फील्ड में इसका इंटरेस्ट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे वो कला में हो, चाहे वो खेल में हो, जिस फील्ड में, चाहे वो राजनीति में हो, जिस फील्ड में उस बच्चे को की इंटरेस्ट पता चलती थी, उस फील्ड में उस बच्चे को तैयार, उसका मेन सब्जेक्ट बनाया जाता था और उसके लिए उसको तैयार किया जाता था। और बाकी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ाए जाते थे, उसे छोड़े नहीं जाते थे, लेकिन थोड़े थोड़े पढ़ाए जाते थे। और सबसे मजे की बात कि गुरुकुल में एग्जाम नहीं होते थे। अगर आपको 1 क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो उसके लिए वाइवा टेस्ट होती थी और प्रैक्टिकल होती थी। जो आपने पढ़ाई किया है उसके लिए टास्क दिए जाते थे, ये टास्क को आप कंप्लीट करके लाइए। इससे होता क्या था कि बच्चों के पास चीटिंग करने का, बच्चों के पास नकल करने का कोई मौका नहीं होता था। बच्चे जो पढ़ते थे वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे करते थे, तो उनमें स्किल्स डाली जाती थी बचपन से ही। और इससे क्या होता था, बच्चे जब बड़े हो जाते थे और जिस फील्ड में उनकी इंटरेस्ट होती थी उसी में काम कर रहे हैं तो उसके वो एक्सपर्ट हो जाते थे। और कहा जाता था उस समय में कि बच्चा अगर गुरुकुल में पढ़ रहा है तो वो कुछ बनकर निकलेगा। ये शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने देखा और कहा कि ये शिक्षा व्यवस्था भारत के लोगों को इतना मजबूत बना रही है, भारत को इतना संपन्न बना रही है, तो इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, इसे बर्बाद करना होगा। और इसके लिए इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858, भारत की शिक्षा नीति 1858 इस देश में लाई गई। इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 में सबसे पहला जो पॉइंट लाया गया और सबसे बड़ा षड्यंत्र, जो भारत का मजबूत स्तंभ था गुरुकुल, उसे कहा गया कि ऑल गुरुकुल्स आर इलीगल नाउ। हम भारत में मॉडर्न एजुकेशन लागू कर रहे हैं, ये गुरुकुल क्या होता है, ये गुरुकुल क्या है, ऐसा बर्बाद सिस्टम, ऐसा बेकार सिस्टम, इसको सबसे पहले खत्म करो। ऑल गुरुकुल्स आर इलीगल, सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा, ये पद्धति ही खत्म कर दी गई कि 5 साल तक बच्चे फ्रीली खेलेंगे, 5 साल तक बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सभी बच्चे के लिए एडमिशन अलाउ कर दिया गया और सभी बच्चों के लिए 8 साल तक कंपलसरी एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उन्हें छूट दे दी गई कि बच्चे चाहे उनका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में हो, ये चेक नहीं करना है, सिर्फ उन्हें सभी सब्जेक्ट का एजुकेशन 8 साल तक कंपलसरी कर देना है। तीसरा बदलाव जो किया गया इस एजुकेशन एक्ट के माध्यम से कि अब वो प्रैक्टिकल जो काम होता था, जो मौखिक परीक्षा होती थी, वो मौखिक परीक्षा को खत्म करके रिटेन परीक्षा लागू कर दी गई। और दोस्तों, इस रिटेन परीक्षा में इतनी खामियां हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर कोई व्यक्ति पेपर लिख दिया, उसके बाद ये पता नहीं चलता है कि उस व्यक्ति ने पेपर अपने अकल से लिखा है या नकल करके लिखा है। और हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से नकल कितनी बड़ी तादाद में होती है, आज भी होती है और उस समय भी होनी शुरू हो गई, क्योंकि रिटेन टेस्ट का ये ड्रॉबैक है, रिटेन एग्जाम का ये ड्रॉबैक है। दूसरी चीज ये है कि रिटेन टेस्ट में एक टाइम लिमिटेशन कर दिया गया। अब अगर किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग फास्ट है और किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग स्लो है, तो कैसे पता चलेगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग स्लो है और वो ज़्यादा काबिल व्यक्ति है, उसे ज़्यादा नॉलेज है, तो रिटेन टेस्ट ने उसकी इस योग्यता को भी खत्म कर दिया। तीसरी चीज, रिटेन टेस्ट में अगर किसी की खराब हैंडराइटिंग है तो उसे कम नंबर दिए जाते हैं। आप किसी से भी बात करेंगे, किसी भी टीचर से बात करेंगे और आप सबको पता होगा कि अगर रिटेन टेस्ट में हैंडराइटिंग खराब होती है तो उस व्यक्ति को नंबर कम मिलता है। हैंडराइटिंग का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। इससे भी बड़ा षड्यंत्र यह किया गया कि एक कंपलसरी नंबर होंगे, अगर वो किसी को आता है तो वो पास माना जाएगा, नहीं तो वो व्यक्ति को फेल कहा जाएगा। गुरुकुल में क्या होता था कि मौखिक टेस्ट होती थी और गुरु के सामने में ही आपको सारा उत्तर देना होता था, और अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर से आपको वापस जाकर वो टास्क को कंप्लीट करना होता है और 5-10 दिन के बाद फिर आकर, जब तक आप उत्तर नहीं दे देंगे सारी चीज़ों का, तब तक आपको अगली चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी। गुरुकुल में ये नहीं होता, तो कोई फेल नहीं होता था। अब नई एजुकेशन एक्ट में क्या कर दिया गया कि ये नंबर रहेंगे, ये एक डेडलाइन क्रॉस लाइन है, अगर यहाँ इतना नंबर आपको नहीं आता है तो आपको फेल कहा जाएगा। और फेल का मतलब, अगर आप डिक्शनरी उठाकर देखेंगे या फिर अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, तो फेल का मतलब होता है नकारा, निकम्मा, जिसको कि कुछ नहीं आता है। और हुआ भी यही, षड्यंत्र ऐसा रचा गया कि अंग्रेजों ने भारत को नकारा कहना शुरू कर दिया, भारतीयों को निकम्मा कहना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये चीज़ें यहाँ पे घुस गई। और जब अंग्रेज कहीं से गुजरते थे तो भारतीय रास्ता छोड़कर खड़े हो जाते थे कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना नकारा कहवाया सिस्टम से, अपने एजुकेशन से,
क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति अगर फेल हो जा रहा था तो उसे अंग्रेजों को नकारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने ही घर में लोग उसे नकारा कहने लगते थे, अपने ही टीचर्स, अपने ही शिक्षक उसे फेल कहने लगते थे, नकारा कहने लगते थे, अपने ही समाज के लोग उसे निकम्मा कहने लगते थे। और यही तो अंग्रेजों की साजिश थी। अब एक भारतीय ही दूसरे भारतीय को गाली दे रहा था, अब एक भारतीय ही इनडायरेक्टली अपने ही भारतीय दोस्तों को, अपने ही भारतीय जान पहचान के लोगों को अब निकम्मा नकारा कह रहा था। अब अंग्रेज ने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि चलो ठीक है, जो लोग फेल हो गए उन्हें तो चलो नकारा निकम्मा कहा जा रहा है, लेकिन जो पास हो गए उनका क्या? जो लोग पास हो जाएंगे, उतने मार्क्स आ जाएंगे जिनके, वो तो सफल हो जाएंगे। तो उस समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों के द्वारा जवाब दिया गया कि हमने ऐसा काम किया है, हमने इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसा काम किया है कि अगर जो पास हो भी जाएगा उसमें भी लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि वो जो पास व्यक्ति होंगे वो भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए लड़ाई करेंगे। हमने ऐसा बना दिया है कि ये जिसको सबसे ज़्यादा नंबर आएगा वो फर्स्ट होगा, उसके बाद जिसको आएगा वो सेकेंड होगा और फिर उसके थर्ड होगा, और बाकी जो लोग होंगे वो एक दूसरे से लड़ेंगे उस पोजीशन के लिए। और उस तीनों के अलावा बाकी जो रहेंगे उनको फिर सोसाइटी नकारा कहने लग जाएगी, उनको फिर पेरेंट्स अपने ही घर में नकारा कहने लग जाएंगे, उनको वैसे ही समाज अपने ही घर में नकारा कहने लग जाएंगे। और इस षड्यंत्र से 99% स्टूडेंट को नकारा कहने जाने लगा, 99% भारतीय को निकम्मा कहने जाने लगा। और ये पूरा एजुकेशन मॉडल भारत पे शासन करने के लिए लागू किया गया, और यही हुआ, भारतीय पे शासन करना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। उन्होंने मानसिक रूप से भारतीयों को गाली दिलवा कर, अपने ही लोगों से गाली दिलवा कर उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया। अब वही एजुकेशन मॉडल जो 18वीं शताब्दी की है, वही अभी भी 21वीं शताब्दी में भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 60% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। भारत में जितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जितने ग्रेजुएट हैं इंडिया में, उसमें से 60% ऐसे हैं जिनको कि नौकरी नहीं मिल सकती। उन्होंने डिग्री तो ले ली है लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है जो उनको नौकरी मिल सके। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कौन सी एजुकेशन हमें आगे बढ़ा रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ बचपन से ही वो अंग्रेजों वाली एजुकेशन सिस्टम जो मार्क्स के लिए हमें प्रेरित करती है, घर से लेकर समाज तक, शिक्षक से लेके हर कोई हमें ये कहता है कि आपके नंबर कितने आए, आपके नंबर, किसी को कोई मतलब नहीं है आपके पास ज्ञान कितना है, किसी को कोई मतलब नहीं है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सिर्फ और सिर्फ सबको मतलब है, सब जांच इस पैमाने पे करते हैं कि आपको नंबर कितने आए। और यही वजह है कि लोग बचपन से ही नंबर के पीछे भागने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नंबर पता नहीं है ऐसा क्या चीज़ है जो आ जाएगा तो मैं सफल हो जाऊँगा, और अगर ये नंबर नहीं आया, अगर ये मार्क्स नहीं आए तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए लोग ड्रीम्स नहीं देख पा रहे हैं, लोग अपने इनोवेटिव आइडियाज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई बचपन से ही नंबर के पीछे दौड़ रहा है, मार्क्स के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि समाज, शिक्षक, अभिभावक, पेरेंट्स सब कोई उसे नंबर के पीछे भगा रहा है। अब हो क्या रहा है कि नंबर से उसे डिग्री मिलती है और वो डिग्री उसे एलिजिबल कर देती है कंपटीशन के लिए। और कंपटीशन अल्टीमेटली हमें देता क्या है? यही तो अंग्रेजों की साजिश थी। कंपटीशन हमें जॉब देती है, और जब 90% लोग जॉब के पीछे भागेंगे तो स्वाभाविक है कि 10% लोग जॉब कहाँ से दे पाएंगे। तो देश में जानबूझकर बेरोजगारों को बेरोजगार रखा गया है। ये एजुकेशन मॉडल के द्वारा बेरोजगार बनाए जा रहे हैं, इस देश में बेरोजगार पैदा किए जा रहे हैं, ताकि जब 90% लोग नौकरी के पीछे भागेगा तो स्वाभाविक है कि नौकरी उतनी है नहीं, सीट उतनी है नहीं, तो लोग बेरोजगार रहेंगे, गरीब गरीब रहेगा, मिडिल क्लास रहेगा, और अमीर जो 10% लोग रूल कर रहे हैं वो और अमीर होते चले जाएंगे। आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से रीडिंग बेस्ड है, स्किल कहीं पे भी नहीं है। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में पूरा का पूरा रद्दी भर दिया गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे कंटेंट डाल दिए गए हैं जिसका कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई इस्तेमाल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कंटेंट डाल दो इस एजुकेशन सिस्टम में, जब वो पढ़ के डिग्री लेकर बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि जो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो तो हमें पढ़ाई नहीं गई है। और विडम्बना ये है कि 25 साल तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कहा जाता है कि पढ़ाई करो, डिग्री लेकर आओ, नंबर लेकर आओ, नंबर कितने आए, और 25 साल के बाद ये पूछा जाता है कि पैसे कितने आ रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो 25 साल तक नंबर के पीछे भाग रहा था, वो 25 के बाद पैसे के पीछे कैसे भागेगा? उसको पता ही नहीं है पैसे कमाते कैसे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, कम्युनिकेशन है ही नहीं, लीडरशिप है ही नहीं। जो चीज़ें रियल लाइफ में काम आती है
वो एजुकेशन सिस्टम से गायब कर दी गई हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस से हटा दी गई हैं। और यही षड्यंत्र अंग्रेजों के बाद हमारे भारतीय नेताओं ने, जो लोग देश पे शासन कर रहे थे, जो लोग आज शासन कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर इसको षड्यंत्र के रूप में रखा हुआ है कि वही 10% लोग इस देश में राज करते रहें और 90% लोग गरीब बने रहें। इसी कंपटीशन में एक दूसरे को गाली देते हुए, एक दूसरे को पछाड़ते हुए अपने घर से लेकर बाहर तक वो अपने आप को बर्बाद करते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि किसने आपको ये कहा कि आपको सरकारी नौकरी करनी है? किसने आपको ये कहा कि IAS बन जाओ? किसने आपको ये कहा कि IIT कर लोगे तो बहुत नाम हो जाएगा? ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स ने कहा होगा या फिर आपके टीचर्स ने कहा होगा। वही टीचर जो खुद 50,000 30,000 की नौकरी कर रहा है, वो कैसे आपको ये सिखाएगा कि आप कैसे 10 लाख रुपए कमा सकते हैं? वो कैसे आपको बड़ा ड्रीम देखना सिखा सकता है? जो खुद ही 50,000 30,000 की नौकरी कर रहा हो, वो कैसे सिखा सकता है? तो गलती उनकी भी नहीं है, वो बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं और हमारे भी रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन जो सिस्टम आपको साजिशन आपको बेरोजगार कर रहा है, उसके बारे में बोलना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आज के समय में कोई भी बोलता नहीं है। ये सब चीज़ें पर्दे के पीछे रहती हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से इस देश के युवाओं को खड़ा करना चाहता हूँ, इस देश के युवाओं को षड्यंत्र बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको बेरोजगार रखा जा रहा है। कितने भी प्रदर्शन कर लें सड़कों पर, जब रोजगार है ही नहीं, जब आपको साजिशन इस तरीके से रोजगार के पीछे भगाया जा रहा है, तो अब समझने का समय है कि अपने आने वाली पीढ़ी को ये समझाना पड़ेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू है, वो जानबूझकर हमें नौकर बना रही है, वो हमें मालिक नहीं बना रही। मालिक उन 10% लोगों को बना रही है। वो कौन 10% लोग हैं जो टीवी ऐड के माध्यम से, जो न्यूज़पेपर ऐड के माध्यम से, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि अपने बच्चे को IAS बनाओ, अपने बच्चे को IPS बनाओ, अपने बच्चे को IIT बनाओ, अपने बच्चे को मेडिकल करवाओ। क्यों करवाओ? कभी आपने पूछा उनसे? क्यों करवाओ? क्योंकि अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उस 10,000 बच्चे की फीस अगर 1,000 मान के चलो, 1,000 है, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो खुद तो बिजनेस कर रहा है, खुद तो आपसे पैसे लूट रहा है आपके, और आपको कह रहा है कि आप मेडिकल कर लो, आपको कह रहा है कि आप नौकरी कर लो, आपको कह रहा है कि आप IIT एंट्रेंस में बैठ जाओ। जबकि सबको पता है कि सीटें कितनी कम रहती हैं, 200 सीटें रहती हैं और 20 लाख लोग अभ्यर्थी रहते हैं। तो किस तरीके से जो 19 लाख लोग जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, वो तो बेरोजगार ही हो जाएंगे। और उनके माँ बाप की क्या गलती है, जिन्होंने जमीन बेचकर, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया इस उम्मीद से कि उनका बच्चा को नौकरी मिलेगी, उनके बच्चे को अच्छा रोजगार मिलेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, जो लाखों युवाओं को बेरोजगार कर रहा है, जानबूझकर प्रतिभाशाली युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। आज षड्यंत्र इतना बड़ा है कि एक MBA में 20 लाख रुपए खर्च करके भी एक MBA कॉलेज 20 लाख रुपए चार्ज करता है, लेकिन वो यह नहीं सिखाता है कि बिजनेस कैसे करना है। वो यह सिखाता है कि बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर में जॉब कैसे करनी है, बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर में नौकरी कैसे लेनी है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि आप सब सुनते हैं कैंपस प्लेसमेंट। वो कैंपस प्लेसमेंट किसी षड्यंत्र का नाम है। जब एक MBA कॉलेज ये नहीं सिखा रहा कि बिजनेस कैसे करते हैं, उनका पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जॉब कैसे पाना है बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर में, सारे स्टूडेंट उसी में लगे रहते हैं। तो मैं APJ अब्दुल कलाम की एक बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना रहेगा, तब तक हमारे यहाँ सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। और यही आज की हकीकत है। और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूं, उन सभी युवाओं को हकीकत बताना चाहता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा इस हकीकत को समझें और इससे सतर्क हो जाएं। अपने घर रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने शुभचिंतकों को ये वीडियो शेयर करें। इससे आपकी ही इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि आप उन्हें कुछ ऐसा चीज़ बता रहे हैं जो उनके परिवार में, उनके रिश्तेदार में आने वाले समय में इस षड्यंत्र के शिकार होने से लोग सतर्क हो जाएंगे। अपने बच्चे को स्किल सिखाएंगे, अपने बच्चे को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश करेंगे, जो उन्हें ज़िंदगी में काम देगी, जो उन्हें ज़िंदगी में रोजगार देगी, जो उन्हें ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगी। इस चैनल पर आपको इसी तरीके से वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लें। इसके साथ ही अगर अपने कोई विचार हो तो इसको कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, उस पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हो। क्योंकि युवा हिंद अधिकार शक्ति का मकसद ही, उद्देश्य यही है कि इस देश को बेरोजगार मुक्त करना, और वो तभी संभव है जब इस देश को इस शिक्षा व्यवस्था से मुक्ति मिले। इस शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलना होगा, और शिक्षा व्यवस्था में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट,
फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब चीज़ों को जिसकी ज़रूरत होती है इंसान को डे टू डे लाइफ में, जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जिस इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, उन सब चीज़ों को सिलेबस में डाला जाएगा। ये हमारा मकसद है, इसमें आप हमारा साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका काम आएगा। आगे आने वाले समय में इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।